नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और शो में आगे बात करेंगे कमोडिटी बाजार के पूरे प्राइस एक्शन की, लेकिन फोकस रहेगा मॉनसून अपडेट पर, कच्चे तेल की चाल पर। तो आगे शो में जो हम बातचीत करेंगे वो कुछ आपको एक हाईलाइट दिखा देते हैं, एक पिक्चर दिखा देते हैं कि अगले आधे घंटे में किस किस मुद्दों पर बातचीत होगी। एक तो टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को बढ़ा सकती है, इस पर बातचीत करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से। साथ ही बात करेंगे मॉनसून के मिजाज की भी कि क्या अल नीनो इस बार भारी पड़ेगा, क्या मॉनसून की चाल धीमी पड़ेगी, अगर हाँ तो कितनी, या फिर क्या असर हो सकता है। और कच्चे तेल पर भी लेंगे आउटलुक, यहाँ से प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शो में टाटा मोटर्स पीवी के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्रा मौजूद रहेंगे, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा और स्काईमेट के फाउंडर एंड चेयरमैन जतिन सिंह हमारे साथ होंगे। और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले मौसम की चाल के साथ शुरुआत करेंगे। और इनफैक्ट अगर आईएमडी के पूर्वानुमान को देखें तो उन्होंने लॉन्ग टर्म एवरेज को पिछले साल के मुकाबले घटाया है। 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल की इस बार बात की है। किस तरीके से पूरा मॉनसून का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, किस तरीके के पूर्वानुमान दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस जरूरी है, इस पर हम बातचीत करते हैं। स्काईमेट के फाउंडर एंड चेयरमैन जतिन सिंह हमारे साथ मौजूद है। जतिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपके जो इनिशियल प्रेडिक्शंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है ओवरऑल मॉनसून को लेकर? क्या लगता है कि 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल इस बार रह सकती है? देखिए मैम, 90% ऑफ एलपीए इज नॉट अ गुड नंबर. इट इज बिलो नॉर्मल. हम आवर फर्स्ट फोरकास्ट इज ऑफ 94%, विच इज अ बिलो नॉर्मल. आईएमडी का पहला फोरकास्ट था -8%, विच इज अ बिलो नॉर्मल. टुडे दे हैव रिवाइज्ड इट टू 90. डू यू अंडरस्टैंड? फ्रॉम 90 to 89 turns into drought. So the IMD has first gone for a very aggressive below normal forecast, and then they have revised it even downwards from 92 to 90. And there's only one, and the National Meteorological Service is saying that there is only 1% difference between below normal and normal. So I think we're looking for a drought, if not a severe one. तो एक तो ये अब मतलब कि, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता ही होगा अगर आईएमडी ने ये डिक्लेयर किया, बिना हाई अप्रूवल के तो ये फोरकास्ट इशू किया नहीं होगा. सो दे आर. और दूसरा, जून बहुत ही ऑलरेडी पहले 15 दिन जून खराब लग रहा है. थंडरस्टॉर्म्स नॉर्थ इंडिया में आ गए हैं. इसका मतलब ये नहीं कि मानसून आ गया है. मानसून का ऑनसेट भी होगा तो बड़ा वीक सा होगा, उसका प्रोग्रेस भी वीक लग रहा है. तो सोइंग तो लेट हो गई होगी. अच्छा जतिन जी, अभी तो इनफैक्ट मानसून आया नहीं है और उसके पहले ही जो 90% एलपी की हम बात कर रहे हैं, आईएमडी ने जो कहा है स्टेटमेंट, जो आपने भी इनफैक्ट अभी क्लियरली कहा, मेरे ख्याल से लोवेस्ट एवर फोरकास्ट होगा इन द रन अप टू मानसून। और प्लस कितने परसेंट चांसेस आपके हिसाब से आप देख रहे हैं कि 90% के नीचे जाने की भी सिचुएशन हो सकती है मानसून की? 60% चांस ऑफ ड्राउट, 80% चांस ऑफ बिलो नॉर्मल. ओके. और अगर 60% मतलब कि 90% से कम 60% चांस है. तो 60% ऑफ चांसेस ऑफ मानसून अगर बिलो 90% है तो ये तो इसे तो हम डेफिशिएंट रेनफॉल ही कहेंगे क्लियरली. मैम देखिए, मैं डेफिशिएंट रेनफॉल के डेफिनेशन को मानते नहीं हूँ. 2016 के बाद आईएमडी ने ड्राउट डिक्लेयर करना बंद कर दिया था. लेकिन जो पुराना स्टैंडर्ड था वो बेटर था. डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत ही क्लियर है ना. 90 to 95% इज बिलो नॉर्मल एंड बिलो 90% इज ड्राउट. ये अकाल का फोरकास्ट है. अच्छा, ज्योग्राफी वाइज क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स हो सकते हैं जतिन जी जो ज्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं? मैम इसको ना, ये थोड़ा स्टेटिस्टिकल होता है. जनरली अगर ड्राउट जैसी चीज होती है तो आपका जो मेन ग्रीन बेल्ट है, साउथ ऑफ से हरियाणा तो आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यही है जो वल्नरेबल होता है. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाती है. जनरली उसका एवरेज भी हायर है. और जो ऑनसेट की हम बात कर रहे थे उसमें भी डिलेज की तो ऑलरेडी बातचीत शुरू हुई है, उसमें फर्दर डिले देख रहे हैं क्या आप? ऑनसेट देखिए, हमारे हिसाब से 4 तारीख को जो डिक्लेयर कर ही देंगे. देखिए, ऑनसेट होने से बारिश बढ़ नहीं जाती है. हाँ ठीक है, एक रिजीम आ जाएगा बारिश का, लेकिन बहुत वीक रिजीम है, वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है साइन.
और जैसे हमारा एग्रीकल्चर लैंड तो मेजरली बारिश पर काफी डिपेंडेंट होता है ओवरऑल सोइंग के लिए, ग्रोथ के लिए, खरीफ क्रॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर आप इम्पैक्ट ठीक ठाक देखते हैं? पर चाहे वो राइस की बात करें, कॉटन, सोयाबीन, ये फसलें तो सीवियरली फिर इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे सकती हैं अगर ड्राउट जैसी सिचुएशन होती है। देखिए, ड्राउट अगर अकाल आता है तो आपका 1% ऑफ जीडीपी जाता है ट्रेडिशनली। ठीक है, तो सिर्फ मतलब कि हर चीज इम्पैक्ट हो जाएगी ना आपकी। एग्जैक्टली आपके रूरल इकोनॉमी बहुत जम के इम्पैक्ट होगा, रूरल सरप्लस, आपके पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पावर का प्राइस मेरे ख्याल से ऊपर भी होना चाहिए। बहुत सारे विंड पावर कम हो जाता है मानसून, जब मानसून वीक रहता है तो, और फिर उसका नॉक ऑन इफेक्ट होता है मार्केट्स में, कंजम्पशन में, हर चीज में। तो जतिन जी, क्योंकि आप बखूबी मौसम के मिजाज को समझते हैं, फसलों के इम्पैक्ट को समझते हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके की सिचुएशन इनिशियली दिखाई दे रही है, यहाँ पर सेंटर या फिर स्टेट लेवल पर इस वीक मॉनसून से डील करने के लिए प्रिपेयर्डनेस शुरू करनी होगी, स्पेशली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, हमारा देश has been for a long time drought resistant but not drought proof। तो जब पहले अकाल आते थे 60s तक, तो हमारे यहाँ फैमिन होते थे, भूखमरी होती थी। वो सब चीजें तो नहीं होती हैं, लेकिन रूरल स्ट्रेस तो होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन शुरू हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट बखूबी तैयार हैं अकाल से डील करने के लिए। आज से नहीं, पिछले 50 साल से ये पूरा मशीनरी है उसके लिए। फूड स्टॉक्स होते हैं, पानी का इंतजाम किया जाता है, सीड्स का इंतजाम किया जाता है, डीजल सब्सिडी दी जाती है, डायरेक्ट इंटरवेंशन भी होती है, एनडीआरएफ के फंड्स होते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कॉम्पनसेशन दिए जाते हैं, पीएम किसान ऑलरेडी चल रहा है। तो उसमें और सरकार की एफर्ट सेंट्रल और स्टेट लेवल में बहुत बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत सिंसियर होती है। लेकिन हमारे यहाँ स्केल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतने सारे लोग, 17% ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, और 650 से 750 मिलियन लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, और 800 करोड़ लोग इस देश में ये फूड सब्सिडीज का फायदा लेते हैं। तो पूरा सिस्टम में एक फिजिकल और एनर्जी और स्ट्रेस हो आता है, और रूरल डिस्ट्रेस बढ़ जाती है, क्योंकि जो इनफॉर्मल मार्केट है उसको ये केटर करना, जिन लोगों ने, फार्मर्स ने लोन लिए हुए हैं, ड्राउट होता है तो इनपुट्स खराब हो जाते हैं, रीसोइंग करनी पड़ती है। तो एट सम पॉइंट, स्पेशली महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र, तेलंगाना वाला जो इलाका है, वहाँ फार्मर सुसाइड्स वगैरह की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वो एक सोशल प्रॉब्लम भी है एट द सेम टाइम। तो चैलेंज तो मतलब कि डिस्पाइट ऑल बेस्ट एफर्ट्स, चैलेंज तो है। बिल्कुल चैलेंजिंग सिचुएशन तो है ही। थैंक यू जतिन जी अपने व्यूज देने के लिए। और डेफिनेटली 60% तक चांसेस हैं सूखा पड़ने की। सेंटर और स्टेट प्रिपेयर्ड रहता है इस तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए, बट ये सीधे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा अगर वीक मॉनसून रहता है तो, जिसके मेजरली चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस बार, क्योंकि 90% ऑफ एलपीए बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। 90% से नीचे स्लिप करते अगर 89% तक पहुंचते हैं तो वो ड्राउट जैसी सिचुएशन होती है। और इसीलिए अंदेशा यही है कि 60% चांसेस फिलहाल यही दिखाई दे रहे हैं कि बारिश नहीं होगी उतनी, सीधे इम्पैक्ट करेगी फसलों को, रबी खरीफ क्रॉप को। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस फिलहाल दिखाई दे रही हैं। चलिए, तो मॉनसून के मिजाज की बात हुई। जो जो अपडेट आएंगे आगे हम उन पर नजरें बनी रहेंगी, बट डेफिनेटली चैलेंजिंग सिचुएशन तो बनी हुई है ही। अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तेरेजा हमारे साथ बने हुए हैं। तेरेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ब्रेंट अब $92-93 के आसपास आ चुका है। पोटेंशियल यूएस सीज फायर डील होने की एक्सपेक्टेशंस में ये प्राइसेस नीचे हुए हैं। हालांकि अभी सिर्फ यूएस और ईरान ने अग्री किया है सीज फायर एक्सटेंड करना, चीजें भी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, और उसके बावजूद प्राइसेस 92 के आसपास है। अगर डील फाइनलाइज होती है तो क्या प्राइसेस यहां से और नीचे जा सकते हैं? देखिए, जो अगर डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल से चले तो तेल की कीमत जो है वो $70, $72-73 से ऊपर तो होनी नहीं चाहिए। और जितनी भी इसके ऊपर आपको कीमत दिखाई दे रही है, आपने देखा बीच में 110 हो गई, 108 हो गई, और आज अब घट के नीचे जा रही है। लेकिन ये सारा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, और अब इसमें यूक्रेन का प्रीमियम बहुत कम है। ज्यादातर प्रीमियम जो है वो खाड़ी के जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान, इजराइल का, उसको लेकर के है। लेकिन जिस तरह की जो है आवाजें, साउंड्स निकल के वॉशिंगटन डीसी से आ रही हैं,
उसमें लगता है कि अमेरिका बहुत डेस्परेट है कि ये युद्ध अब खत्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ ईरान जो है पहले थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन लगता है कि ईरान भी चाहता है कि भाई युद्ध अब खत्म हो, लेकिन वो निकालने की कोशिश कर रहा है, उसका फायदा कितना होगा। प्लस ये जो खबरें आई हैं कि $300 बिलियन अमेरिकन कंपनीज ईरान में इन्वेस्ट कर सकती हैं, ईरान ने अभी हालांकि उसको खारिज किया है, कुछ ईरान के सूत्रों ने उसको कंफर्म भी किया है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा है कि जो है अब जो है सही दिशा में बातचीत चल रही। कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। कुछ देशों को पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें काफी है, उसको लेकर के काफी शंका है। दूसरी तरफ अब कतार भी उसके अंदर आ गया है, तो बहुत सारे अब समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का ड्राफ्ट इस समय अंडर डिस्कशन है या कतारी अंडर डिस्कशन है। तो इसलिए ये थोड़ी सी दुविधा है, लेकिन कुल मिला के जो दिशा है वो तेल का बाजार ये मान रहा है कि शायद अब हम थोड़ा शांति की तरफ बढ़ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आने वाले चंद सप्ताह में खुल सकता है, पक्का नहीं लेकिन खुल सकता है। तो कीमतों में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ ये भी साथ में रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि जो बाजार जो है कितना डेस्परेट है, और ये भी मान के चल रहा है कि एकाएक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1500-1600 टैंकर, जहाज, कंटेनर वेसल्स वहां पे फंसे हुए हैं, उनका सबको निकलने में समय लगेगा वगैरह वगैरह। तो बाजार मानता है कि भाई 3 से 4 महीने का उसमें समय लगेगा, लेकिन बाजार उत्साहित पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कीमत जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। लेकिन ये सब इस पर डिपेंड करता है कि तेहरान और वॉशिंगटन डीसी से किस तरह की आवाजें आती हैं। आवाजें जैसी अभी आ रही हैं उससे ऑप्टिमिज्म है, कीमत नीचे जा रही है, लेकिन एक ट्वीट आ जाए ट्रम्प साहब का जो प्रतिकूल हो तो कीमत वापस ऊपर चली जाएगी। अच्छा तनीजा जी, अब एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या वॉलेटिलिटी के लिए अभी भी तैयार रहें? क्योंकि आप पिछले कुछ सेशंस की चाल देखे, हमने $6 का स्विंग विद इन अ डे देखा है। तो यहाँ से प्राइसेस नीचे जाएं भले ही, लेकिन क्या थोड़े स्टेबल रहेंगे या फिर वॉलेटिलिटी के लिए अभी भी प्रिपेयर रहना चाहिए? नहीं, अभी तो स्टेबल तो बहुत दूर की बात है। इस समय स्टेबल इसलिए क्योंकि आप ये देखिए अमेरिका एक तरफ शांति की बातचीत कर रहा है और पीछे से पूरी कोशिश कर रहा है तेल की कीमतें ना बढ़े। अमेरिका ने जो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनसे लगातार वो तेल निकाल करके बाजार में डंप कर रहा है, बेच रहा है उसको, और इसलिए जिससे कीमतें जो है वो नीचे की तरफ जाएं। तो दूसरी अमेरिका में आपको पता है संसद के चुनाव आने वाले हैं, तो अगर तेल महंगा होता है तो ट्रम्प साहब की पार्टी तो चुनाव हार जाएगी, उनको पता है इस बात का। उनकी कोशिश है कि चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन जाए जिससे महंगाई कम हो जाए और दूसरे तेल का दाम वो सस्ता हो जाए, क्योंकि तेल का दाम जब से युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका में 60 से लेकर के 70% ऊपर जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ता और उनका खासतौर से उनका वोटर परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर ट्रम्प साहब का एक दिखाने का जो ऑप्टिक होता है अलग होता है, लेकिन पीछे उनकी कोशिश है ये जल्दी खत्म हो, वो वहां से निकले और तेल की कीमत नीचे जाए। इसके लिए पूरी कोशिश पूरी अमेरिका की मशीन कर रही है, जिसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का भी यूज किया जा रहा है, उनसे निकाल के बाजार में खूब तेल बाजार में डाला जा रहा है, जिससे कीमतें जो है सप्लाई साइड बढ़े और कीमतें नीचे जाएं। तो इससे थोड़ी उम्मीद तो पैदा होती है, लेकिन जैसे कहा कि मिडिल ईस्ट जो है वो बड़ा डिफिकल्ट रीजन है और ईरान को हैंडल करना ट्रम्प साहब भी बड़ा उनको नजर आने लगा है बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब वो निकलना चाहते हैं और ईरान कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो विनर भी होंगे, साथ में अगर बाहरी इन्वेस्टमेंट पश्चिम का आता है वो भी अच्छा होगा, और दूसरी तरफ अगर अमेरिका सैंक्शन हटाता है जो उनकी शर्त है वो भी अच्छा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, उनको लगता है वो भी बुरा नहीं है, खासतौर से उनके परम मित्र चाइना के लिए। तो कुल मिलाकर के अभी स्थिति ऐसी बन नहीं है, लेकिन खाड़ी की जो सिचुएशन इस तरीके की होती है जहां पे राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स है, ट्राइबलिज्म है, ईरान का हेजिमोनिस्टिक जो अपनी टेंडेंसीज वो हैं, और कुल मिलाकर के शिया सुन्नी फैक्टर भी है, तमाम देश वहां पे सुपर पावर बनना चाहते हैं, रीजनल पावर, वो सब भी है। तो बहुत ही पेचीदा स्थिति, लंबा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन आज कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज लग रहा है कहीं पे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिटिल बिट ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कल वो लाइट होगी या वो सूरज बन जाएगा या वो अंधेरा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है कहना। बिल्कुल, शुक्रिया तनेजा जी अपने व्यूज देने के लिए। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट्स पर तो नजरें बनी हुई है ही, और जैसे जैसे न्यूज आती है वैसे वैसे रिएक्शन हम देते हैं। स्टेबिलिटी तो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, वॉलेटिलिटी क्रूड में रही है, वो बनी रहेगी जब तक कोई सोल्यूशन बनकर नहीं आता है, बट सो फार रिलीफ है कि एटलीस्ट प्राइसेस $92-93 के आसपास ब्रेंट के कारोबार कर रहे हैं। वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है, उनसे करते हैं बातचीत। वंदना, बताइए कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपने आइडेंटिफाई की हैं।
जी दीपाली, मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल में ही हल्का सा फॉल जो है वो और यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। करीब-करीब 8450 के करीब एक सेलिंग कॉल रहेगी, टारगेट होगा 8350 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 8500 का। ज़्यादा फॉल मुझे इसलिए नहीं दिख रहा दीपाली, जैसा नरेंद्र तनेजा जी बोल रहे थे, ज़्यादा जो फॉल है या प्रेशर है वो डेरिवेटिव मार्केट में है, जबकि अगर इंडियन क्रूड बास्केट की बात करें अभी भी $102 के करीब है। तो मेरे ख्याल से डिकपल होता हुआ दिख रहा है अपना स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट, तो जो भी फॉल है वो लिमिटेड साइड रहेगा। दूसरी कॉल यहाँ पे दीपाली मुझे लग रहा है कि अब सिल्वर में यहाँ पे आनी चाहिए 2,69,000 के करीब। एक यहाँ पे मतलब अपसाइड आता है तो वहां पे बाइंग की एडवाइस रहेगी और जो टारगेट होगा वो 2,73,000 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2,67,000 का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हल्की जो बाइंग है वो आ सकती है, क्रूड में एक सेलिंग रहेगा और एक मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी वाली कॉल्स यहाँ पे निकल के आ रही है नेचुरल गैस में, क्योंकि वहां पे अब एक स्टेबल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 314 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, टारगेट होगा 325 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 311 रुपीज का। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। थैंक यू वंदा, माफी चाहेंगे ज्यादा बातचीत आपसे नहीं हो पाई आज समय की कमी के कारण, लेकिन ये ट्रेड्स वंदा ने आपको रेकमेंड किए हैं, यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे टाटा मोटर्स के नए लॉन्च की, करेंगे इस पर मैनेजमेंट से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करेंगे टाटा मोटर्स पीवी की। कंपनी ने कल टियागो को लॉन्च किया आइस, सीएनजी और ईवी वर्जन में। जो कीमत शुरू हो रही है आइस की वो लगभग 4.69 लाख से शुरू हो रही है। सीएनजी वेरिएंट की कीमत है 5.79 लाख और ईवी वेरिएंट की 6.99 लाख रखी गई है। बास का भी ऑप्शन आपको मिलता है ईवी वेरिएंट में, जब कीमत उस स्थिति में 4.69 लाख हो जाती है। इसी पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस नए लॉन्च के लिए। तो एक साथ आपने टियागो के तीनों वेरिएंट्स को लॉन्च किया है, क्या ऑफर कर रहे हैं आप कंज्यूमर्स को इस नए वेरिएंट के थ्रू, नए लॉन्च के थ्रू, और इन जनरल भी हैचबैक की सेल्स किस तरीके की इंडस्ट्री लेवल पर देखने को मिल रही हैं? जो हमने नई टियागो ईवी लाई है ये काफ़ी मॉडर्न एक्सपीरियंसेस को सेंटर में रखते हुए हमने सोचा है इसको। इसकी डिज़ाइन ले लें अगर, इसकी काफ़ी मॉडर्न स्टाइलिंग है, लाइटिंग एलिमेंट्स अगर आप देख लें, इन केबिन एक्सपीरियंस को कंफर्ट, कन्वीनियंस और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसमें काफ़ी भरपूर तरीके से सभी दी गई हैं। सेफ्टी को एनहांस किया गया है, 6 एयरबैग्स दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दी गई है, रीइंफोर्स्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील दी गई है, तो सेफ्टी लेवल भी बढ़ गई है। और इसमें मल्टी पावर ट्रेन ऑप्शन हम दे रहे हैं, पेट्रोल, सीएनजी एज वेल एज इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लाइफ टाइम वारंटी के साथ दे रहे हैं, बास फीचर के साथ दे रहे हैं। ओके अच्छा शैलेश जी, अब क्योंकि फाइनली जो फ्यूल प्राइसेस हैं उन पर इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस का 7 रुपए से ज़्यादा कीमतें पर लीटर पेट्रोल डीजल की बढ़ चुकी हैं। इसे देखते हुए डिमांड पर आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं पेट्रोल डीजल व्हीकल्स की? तो सबसे पहले तो पॉजिटिव बात करूं, मुझे लगता है ऑलरेडी हम देख रहे हैं लास्ट 2 महीने से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है। फ्यूल प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डेफिनेटली एक टेलविंड की तरह है, जबकि वो हेडविंड की तरह है एक पेट्रोल या सीएनजी कार के लिए। क्योंकि अगर 10 रुपये अगर आप बढ़ाते हैं पेट्रोल की प्राइस तो करीब करीब 1000 रुपये का एडिशनल एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो अभी तो हमें इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखा है, बट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हेडविंड है जो अगले 1-2 महीने में हमें काफ़ी नज़दीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट किस सेगमेंट में और किस तरह की कारों में आ रहा है। तो 1-2 महीने बाद ही ये मुझे लगता है ये जाहिर हो पाएगा। ओके अच्छा, कंपनी ने जब अभी अर्निंग्स डिक्लेयर किए थे तब क्लियरली कहा था कि कमोडिटी इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज है। अब हम अगर नए फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर की बात करें तो किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं हायर कमोडिटी प्राइसेस का, या ओवरऑल Q4 में इन परसेंटेज टर्म्स कमोडिटी कॉस्ट कितना ऊपर गई है कंपनी के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि कमोडिटी इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा रही है Q1 में। 12 महीने का मैंने बताया था करीब 5.5 से 6% कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो क्लियरली ये दिखाता है कि
कुछ हद तक इसको हमें मार्केट में पास करना पड़ेगा प्राइस इंक्रीज़ के साथ, कुछ हद तक हमें कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स लेनी पड़ेंगी ताकि हम कस्टमर पर उतना बर्डन नहीं डालें, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग प्राइस इंक्रीज़ मुझे लगता है इमिनेंट है। ओके, तो प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा हायर कमोडिटी कॉस्ट को पास ऑन करने के लिए। और पिछले 1 साल में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो कॉस्ट है कमोडिटी कॉस्ट, वो 5 से 6% ऊपर गई है कंपनी के लिए। तो ये रही बातचीत शैलेश चंद्रा से। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।